हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने मोनोसेकेराइड्स तो सारे के सारे पढ़ लिए, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की। ओलिगोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है वो हमें सीखना है, कैसे ओलिगोसेकेराइड बनते हैं, कैसे पॉलीसेकेराइड बनते हैं, क्या वो रिड्यूसिंग होते हैं, क्या वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, सब बातें हम लोगों को आज की क्लास में करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग कि ओलिगोसेकेराइड्स होता क्या है। ओलिगोसेकेराइड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ओलिगोसेकेराइड्स क्या होता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स देते हो वो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं। ठीक है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives 2 से 10 monosaccharides units, 2 से 10 monosaccharides units। अगर मान लीजिए वो 2 मोनोसेकेराइड यूनिट देता है तो उसको डाइसेकेराइड बोलेंगे, 3 देता है तो ट्राइसेकेराइड, 4 देता है तो टेट्रासेकेराइड, इस तरीके से चलेगा। हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंट हमारे लिए डाइसेकेराइड्स। सबसे पहला डाइसेकेराइड जो हमारे पास है वो है सुक्रोज। वेरी इंपॉर्टेंट, सुक्रोज। सुक्रोज का जो हाइड्रोलिसिस है, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कैसे कैसे संभव है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में संभव है, बेसिक मीडियम में संभव नहीं है। बेसिक मीडियम में हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एंजाइम की प्रेजेंस में सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। अब एंजाइम कौन सा लेंगे, यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं। कौन सा एंजाइम लेते हैं, इन्वर्टेज एंजाइम। सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है। इन्वर्ट शुगर क्यों कहा जाता है मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको, लेकिन सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर भी कहा जाता है और एंजाइम इन्वर्टेज की प्रेजेंस में हम उसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। और हाइड्रोलिसिस करने पर ये 2 मोनोसेकेराइड्स देगा, और वो मोनोसेकेराइड्स क्या होंगे, एक होगा अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और दूसरा होगा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। दूसरा क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस। एक तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस होगा और दूसरा बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस होगा। अब ये जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस है, ये आपस में कौन से लिंकेज से जुड़े होते हैं, C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता जा रहा हूं। ये C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं। इस C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को एक और नाम से जाना जाता है, वो है अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। किस नाम से, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इसको अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, सुक्रोज की स्ट्रक्चर कैसी होगी और ये C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसा नजर आएगा, और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस का क्या रोल है उसके अंदर। तो इन दोनों की मदद से हम लोग सुक्रोज की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और वहां पर हम लोग वाटर का मॉलिक्यूल निकाल के C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाएंगे। अब देखो होता कैसे है, सबसे पहले तो हम लोग बनाते हैं अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। ध्यान से देखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले पायरेन की स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी। ये पायरेन की स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर सारे के सारे इस तरह से बॉन्ड्स बना दीजिए। आपको बताया था कि ऑक्सीजन को राइट हैंड साइड पे टॉप पोजीशन पे रख के 6 मेंबर रिंग बनाइए। उसके बाद नंबरिंग करना चालू कर दीजिए क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5, और 6 कार्बन हमेशा आपका टॉप पे रहता है ना, अबव द प्लेन रहता है 6 कार्बन, है ना। बाकी की वैलेंसी हम लोगों को सेटिस्फाई करनी है, कहाँ पे OH आएगा, कहाँ पे H आएगा। उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी BBAB, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस के लिए। BBAB का मतलब बिलो अबव बिलो, ये आपको मैंने ट्रिक बताई थी। सारे OH मैंने प्लेस कर दिए हैं, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर आ गई। ध्यान से देख लीजिए, बिलो अबव बिलो, ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस की स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस की स्ट्रक्चर कैसी होगी। बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोस फ्यूरेन के जैसा दिखेगा, 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस तरह से। यहां पर आपका होगा CH2OH, यहां पर आपका होगा OH, यहां से नंबरिंग चालू होती है इसके अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। और 6 कार्बन हमेशा आपका बाहर की तरफ होता है, ये 6 कार्बन हमेशा बाहर की तरफ होगा, ठीक है। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। यहां पर OH नीचे की तरफ है, यहां पर भी OH नीचे की तरफ होगा, यहां पर OH ऊपर की तरफ होगा, बाकी हाइड्रोजन लगा दीजिए।
ये आपका बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज हो गया, ये आपका अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज हो गया। अब अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज में मुझे वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। अब देखो वाटर का मॉलिक्यूल मैं कहां से कैसे रिमूव करूंगा, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको स्टेप। यहां से आप OH निकालो और यहां से आप H निकालो, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। और वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ये जो C1 है और ये जो C2 है बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज का, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस ऑक्सीजन वाले लिंकेज के थ्रू। मैं यहां से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप। यहां से मैंने ये वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये ऑक्सीजन भी मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। अब देखो मैं इसको कैसे जोड़ रहा हूं। यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन जो कि बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज या फिर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज में से किसी एक का हो सकता है, किसी एक में से OH, किसी एक में से H निकालेंगे। ये आपका ऑक्सीजन ईथर लिंकेज बन गया, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। बना किसके बीच में, C1 तो लिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज का C2 लिया है। इसके अंदर C1 एनोमेरिक कार्बन होता है, इसके अंदर C2 एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में अगर आप OH ग्रुप को बदलते हो तो वहां से एक साइक्लिक एपिमर बन जाता है। जैसे अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज में अंतर क्या था, C1 पे OH की पोजीशन, OH ऊपर है तो बीटा डी, OH नीचे है तो अल्फा डी। इसी तरह से C2 पे अगर OH ऊपर नीचे है तो उसके हिसाब से फ्रक्टोफिरेनोज में फर्क पड़ने वाला है। तो ये आपका ईथर लिंकेज है, जिसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। यही आपका C1 C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब क्योंकि ये सारा कांड जो है वो एनोमेरिक कार्बन पे हो रहा है और एनोमेरिक कार्बन अल्फा वाले का अल्फा है और ये बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज का C2 वाला एनोमेरिक कार्बन है, इसलिए बीटा है, इसलिए इसको अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल दिया जाता है। इसलिए इसको अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोल दिया जाता है। तो यहां पर इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इसका नाम हो गया, ईथर लिंकेज, एनोमेरिक कार्बन की वजह से। तो इस तरह से C1 C2 पे जोड़ के हम लोग सुक्रोज की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या देगा, वापस एक तरफ OH और इस तरफ भी OH आ जाएगा। भाई वाटर का मॉलिक्यूल जोड़ना है, इस तरफ H जोड़ दूंगा, इस तरफ OH जोड़ दूंगा, तो क्या मिल जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और बीटा डी फ्रक्टोफिरेनोज मिल जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रक्चर है सुक्रोज की। अब बात करते हैं कि ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, क्या टॉलरेंस टेस्ट देगा या नहीं देगा, वो सब बातें डिपेंड करेगी हेमी एसिटल लिंकेज पर। हेमी एसिटल लिंकेज क्या होता है वो भी आप यहां पर देख लीजिए। एक कार्बन पे अगर OH है और OR है और एक तरफ आपका H और R है, तो ये होता है आपका हेमी एसिटल। एक कार्बन पे अगर OH और OR है, ध्यान से देख लो आप, एक कार्बन पे OH OR और एक तरफ H और R, तो इसको बोलते हैं हेमी एसिटल। अब यहां पर आप देखो, इस कार्बन को ऑब्जर्व करो, इस कार्बन को आप देखोगे तो इस कार्बन पे आपको OR तो दिख रहा है ना, लेकिन OH नहीं दिख रहा है ना। इस कार्बन पे OH और OR नजर नहीं आ रहे। यहां पर आप देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे OR है, ये ऑक्सीजन और कार्बन OR है। यहां पर इस कार्बन पे भी क्या है, इस कार्बन पे देखोगे तो यहां पर CO, ये ऑक्सीजन वाला लिंकेज है सीधे, यहां पे कार्बन नहीं है, सीधे ऑक्सीजन वाला लिंकेज है, OR है, यानी कि इस कार्बन पे OR है, यानी कि ये हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है। इसी तरह से ये कार्बन पे भी हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, यानी कि यहां पर क्या एब्सेंस है, यहां पर हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है। और अगर हेमी एसिटल लिंकेज नहीं होता है तो टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा ये, और अगर टॉलरेंस टेस्ट ये नहीं देगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी। मैंने आपको बताया था रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो टॉलरेंस टेस्ट देती हैं, और टॉलरेंस टेस्ट कौन देता है, जो हेमी एसिटल लिंकेज रखता है, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। ये बातें हम लोग सब इसके लिए कह सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देख लो, ये कार्बन नहीं है, ये सीधे यहाँ से जुड़ा हुआ पार्ट है, यहाँ पे भी ये सीधे जुड़ा हुआ पार्ट है, मतलब इस कार्बन के बाद सीधे ऑक्सीजन, इस कार्बन के बाद सीधे ऑक्सीजन, ये सुक्रोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये तो हुआ सुक्रोज। सुक्रोज की सारी इंफॉर्मेशन जो भी पूछी जा सकती है वो मैंने आपके सामने लिख दी है, अच्छे से लिख दी है। C1 C2 क्यों बोलते हैं, अल्फा बीटा क्यों बोलते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फटाफट से इसको पोस्ट करके नोट डाउन कर लो। सेकेंड स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले हैं माल्टोज की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा माल्टोज से। माल्टोज का भी हाइड्रोलिसिस करके हम लोग डाइसैकेराइड की बात कर सकते हैं। माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड। माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलेगा। मैंने आपको बताया था G+G, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलेगा, और दूसरा भी क्या मिलेगा, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलेगा। आप इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में कर सकते हो, या फिर आप इसका हाइड्रोलिसिस एंजाइम माल्टेज की प्रेजेंस में कर सकते हो। एंजाइम की प्रेजेंस में भी आप इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हो। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज और अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है।
अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, क्या इसमें हेमी एसिटल लिंकेज होगा, क्या रिड्यूसिंग होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी, उसकी बात कर लेते हैं। अब क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है तो फटाफट से बना सकते हैं, आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा वो कौन सा होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। कौन सा होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के अलावा इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को केवल अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक का तो एनोमेरिक कार्बन यूज होगा जबकि दूसरे का एनोमेरिक कार्बन यूज नहीं होगा, वो भी मैं आपको क्लियर करके बता दूंगा। खैर स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं। 6 मेंबर की रिंग बनाएंगे पायरेन की स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन को टॉप एंड पे रखते हुए, और फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से लाइनें खींच देंगे और नंबरिंग करना चालू कर देंगे 1 2 3 4 5, और 6 कार्बन हमेशा बाहर की तरफ रहता है, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है तो BBAB वाली आपकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, BB, यहाँ पर A और यहाँ पर B, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को कॉपी करूंगा, दोबारा से लिखूंगा, क्योंकि दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है, दोनों ही आपके कैसे हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज है। 6 कार्बन अबाव साइड, 6 कार्बन ये रहा, फिर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर H, यहाँ पर OH। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज की लिख दिए। यहाँ से मैं वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करूंगा, जैसा कि मैंने सुक्रोज में भी किया था वैसा ही इसमें करना है। तो जब मैं यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर दूंगा तो क्या बनेगा, वो इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से मैंने इस लिंकेज को मिटा दिया, और मिटाने के बाद यहाँ पर इसको जोड़ दिया ऑक्सीजन लिंकेज से, ये इथल लिंकेज से। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला कार्बन तो आपका एनोमेरिक कार्बन है, C1 वाला, लेकिन C4 वाला जो होता है, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूंगा तो C4 वाला आपका एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है। इसलिए इस लिंकेज को आप अल्फा तो बोल सकते हो लेकिन बीटा नहीं बोल सकते, या अल्फा अल्फा नहीं बोल सकते। तो इसलिए इसका नाम अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज 2 अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज में एक C1 से जुड़ा है और C4 से जुड़ा है, इसलिए C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होता है। और ये माल्टोज होता है, ये माल्टोज की स्ट्रक्चर है। माल्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करूंगा तो दोनों अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज मिलेंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो इस कार्बन पे आप देखोगे तो इस कार्बन पे OR है, इस ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है, OR है। इस कार्बन पे OH भी है। एक कार्बन पे OH और OR होता है, तो यानी कि वहां पर हेमी एसिटल लिंकेज है। ये जो दिख रहा है आपको, ये बेसिकली क्या है, हेमी एसिटल लिंकेज है। बस हमारा काम हो गया। अगर इस कंपाउंड में हेमी एसिटल लिंकेज है तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, और अगर ये टॉलरेंस टेस्ट देगा तो बताओ ये कैसी शुगर होगी, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। ये कैसी शुगर होगी, ये रिड्यूसिंग शुगर होगी। जबकि इसके पहले वाली कैसी थी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी सुक्रोज, ये रिड्यूसिंग शुगर। ये माल्टोज की पूरी इंफॉर्मेशन है, पोस्ट करके आप लोग नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास एक और इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड जिसका नाम है लैक्टोज, है ना। लैक्टोज कहाँ पे मिलता है, मिल्क के अंदर। मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर के रूप में मौजूद है। भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, शुगर। जो शुगर होती है, मिल्क थोड़ा सा मीठा लगता है, वो मीठा बिकॉज ऑफ लैक्टोज लगता है। अब लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज, बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज, और मिलेगा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अभी तक सब अल्फा अल्फा चल रहा था, अब बीटा की बारी आई है। बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, ये दोनों एक दूसरे के C4 एनोमर या C4 एपीमर होते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक दूसरे के C4 एनोमर होते हैं या फिर C4 साइक्लिक एपीमर होते हैं। ठीक है, C4 साइक्लिक एपीमर या C4 एनोमर होते हैं दोनों एक दूसरे के। यानी कि हमें बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की स्ट्रक्चर अगर बनानी आती है तो जो भी बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की स्ट्रक्चर होगी उसमें 4th कार्बन पे अगर मैं HOH की पोजीशन को चेंज कर दूंगा तो वो बीटा डी गैलेक्टोपायरेनोज की स्ट्रक्चर हो जाएगी। बोलो सही बोल रहा हूँ कि गलत? सही, बिल्कुल सही बोल रहा है मास्टर। आओ फिर, सही बोल रहा है मास्टर तो इधर देखो, यहां पर इस तरह से हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, और 6 कार्बन हमेशा बाहर की तरफ लिखा जाता है, ये 6 कार्बन है। ठीक है, कौन सी ट्रिक लगाएंगे आपकी बार, BBAB नहीं लगाएंगे, आपकी बार ABAB लगाएंगे, क्योंकि बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज है। ABAB है ना, अबाव बिलो वाली ट्रिक लगाइए। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ये किसकी शक्ल बनाई है, ये बनाई है बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज की।
ये किसकी है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की। सेम स्ट्रक्चर दोबारा बना दो, बस फोर्थ वाला कार्बन, ये जो कार्बन है ना फोर्थ वाला, इस फोर्थ वाले कार्बन पे OH को ऊपर लिख देंगे तो वो बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज आ जाएगा। देखो कैसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां पे पूरी की पूरी शक्ल वैसी की वैसी बनाऊंगा, केवल फोर्थ कार्बन पे चेंज करूंगा। भाई 6 कार्बन तो हमेशा अबाव द प्लेन होता है, ठीक है, अबाव, बिलो, अबाव, बस इतना बना के छोड़ रहा हूं अभी। ये नंबरिंग करी 1 2 3, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और वो 6, ठीक है। अब मुझे बताओ मुझे चेंज कहां पे करना है। अरे यार H पहले लिख दिया था, ठीक है ना। मुझे चेंज कहां पे करना है, OH नीचे की तरफ लिखा हुआ फोर्थ कार्बन पे, तो OH किधर लिखूंगा, ऊपर की तरफ लिखूंगा। ये आपका किसका स्ट्रक्चर आ गया, बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज का स्ट्रक्चर आ गया। केवल C4 कार्बन पे फर्क आएगा, बाकी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज जैसी होगी। अब क्या करना है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। किसके बीच में से, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा। यहाँ पे कौन सा लिंकेज होगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा साहब। अब C1 किसका होगा, C1 होगा आपका बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज का, C4 किसका होगा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, ठीक है। तो यहां से आप OH और यहां से H निकालोगे, यहां से OH और यहां से H अब की बार निकालेंगे, क्रॉस में निकालेंगे, ठीक है। तो OH और H निकालने के बाद वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और किसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, लैक्टोज की। तो मैं इसको यहीं से रब कर देता हूं, आप दोबारा लिखोगे, ठीक है। मैं रब कर सकता हूं, आप लेकिन दोबारा लिखोगे इसको। अब यहां पे स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ये यहां से ऑक्सीजन इस तरह से लिंकेज बना लेगा, ठीक है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यहां पर आ चुका है और बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को हमने आपस में जोड़ दिया और किसकी स्ट्रक्चर बना ली, लैक्टोज की। बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, ताकि आप मेरे साथ मेहनत करें साथ के साथ, ठीक है ना। मेहनत मेरे साथ में करनी है, खुद से बना के देखना है, तभी जाके कॉन्फिडेंस आता है। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने बना ली है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना लिया, इसका लैक्टोज की स्ट्रक्चर बना ली साहब। अब क्या चेक करना है, हेमी एसिटल लिंकेज है कि नहीं है। तो इस कार्बन को देखो OH है और OC है, यानी कि OR है, यानी कि यहां पर हेमी एसिटल लिंकेज मौजूद है, हेमी एसिटल लिंकेज है। और अगर हेमी एसिटल लिंकेज इसके पास है तो ये टॉलरेंस टेस्ट देगा, और अगर ये टॉलरेंस टेस्ट देगा तो यानी कि ये रिड्यूसिंग शुगर है। हो गया खल्लास, खत्म। यानी कि अभी तक अपन ने जितने डाइसैकेराइड्स पढ़े हैं उसमें से सुक्रोज जो है वो केवल नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी के सारे कैसे हैं, रिड्यूसिंग। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, बाकी माल्टोज, लैक्टोज कैसे है, रिड्यूसिंग शुगर है। याद रखें, सारे डाइसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं एक्सेप्ट सुक्रोज, सारे मोनोसैकेराइड्स रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सारे पॉलीसैकेराइड्स, ये बात मैं लिखा चुका हूँ, सारे पॉलीसैकेराइड्स कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अभी पॉलीसैकेराइड्स भी देखेंगे, उससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन फटाफट से आप इसको पोज करके नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाई सुक्रोज इज नॉन एज इनवर्ट शुगर। सुक्रोज को इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं साहब, यह क्वेश्चन है। वाई सुक्रोज इज इनवर्ट शुगर। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सुक्रोज इनवर्ट शुगर क्यों है। पहली बात तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस जो संभव है वो केवल एसिडिक मीडियम में संभव है, बेसिक मीडियम में संभव नहीं है। ये बात इंपॉर्टेंट है। बेसिक मीडियम में हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, एसिडिक में कर सकते, क्योंकि वहाँ पे कोई हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, वहाँ पे एसिटल लिंकेज है और उस एसिटल लिंकेज को बेसिक मीडियम में स्टेबिलिटी मिली हुई है, वो एसिडिक मीडियम में ही केवल हाइड्रोलाइज हो सकता है। तो जब ये हाइड्रोलाइज होगा एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा देखते हैं। इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ये किसमें टूटता है, अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी फ्रक्टोज में, ये तो देखा था हमने। अब जो सुक्रोज होता है उसका खुद का ऑप्टिकल रोटेशन होता है डियर 66.6 डिग्री, ठीक है। जो सुक्रोज है उसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो 66.6 डिग्री प्लस में होता है, यानी कि क्लॉकवाइज होता है। जो अपनी वो प्लेन पोलराइज लाइट थी उसको किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, जो हमने हेलो एल्केन हेलो एरेन वाले चैप्टर में पढ़ी थी। जब ये सुक्रोज हाइड्रोलाइज होके अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है तो यहां पर इसका ऑप्टिकल रोटेशन प्लस 52.4 डिग्री होता है और यहां पर इसका ऑप्टिकल रोटेशन माइनस 22.4 डिग्री होता है। यानी कि ओवरऑल, क्योंकि ये एक ही डब्बे में मौजूद है,
टूटने के बाद, एक ही डब्बे में तो है, तो ओवरऑल लाइट किधर घूमेगी, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। कितने से, -40 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी। पास समझ में? तो पहले तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, फिर वो बाद में लीवो रोटेटरी हो गया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी से लीवो रोटेटरी नेचर होने की वजह से शुगर ने अपने आप अपना रोटेशन जो है वो इन्वर्ट कर लिया। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज इन्वर्ट शुगर, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, है ना। शुरुआत में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बाद में लीवो रोटेटरी होगी। इन स्टार्टिंग सुक्रोज इज dextrorotatory, but on hydrolysis it becomes levorotatory. That's why known as invert sugar, इसलिए इसको invert sugar कहते हैं। ठीक है, समझ गए इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, और इसीलिए इसके लिए एंजाइम जो यूज होता है वो इन्वर्टेज होता है। मेरे हिसाब से बात क्लियर होगी। तो सारे के सारे डाइसैकेराइड्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, जो भी क्वेश्चन पॉसिबल थे वो सब मैंने आपको बता दिया। अब बारी है पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, तो पहला पॉलीसैकेराइड हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। पॉलीसैकेराइड मैंने आपको बताया था कि विच ऑन हाइड्रोलिसिस, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पे मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स देते हो उनको पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis gives more than 10 monosaccharides are known as पॉलीसैकेराइड्स। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऑल पॉलीसैकेराइड्स, पहले लिख रहा हूं ये बात, आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सारे पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। ये अगेन इंपॉर्टेंट बात है। सारे पॉलीसैकेराइड्स आपके कैसे होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हमें कौन कौन से पॉलीसैकेराइड्स पढ़ने हैं, हमें पढ़ना है सेलुलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन। ये तीन हमारे सिलेबस में है, हमें वही पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेलुलोज की। सेलुलोज का हाइड्रोलिसिस करने पर बहुत सारे क्या मिलेंगे हमें, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज मिलेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का जो पॉलीमर होता है वो आपका सेल्यूलोज होता है ना। सेल्यूलोज जो होता है वो प्लांट का सेल बोन होता है। यूं मान लो आप, प्लांट के जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जो मेनली सेल बोन होता है, उसका जो पूरा स्ट्रक्चर को संभाले हुए है वो आपका सेलुलोज है, प्लांट की सेल बोन है। बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज को आपस में जोड़ते जाएंगे, ठीक है, तो अपना सेलुलोज बन जाएगा। किससे जोड़ना है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ना है। अब तो आप ग्लाइकोसिडिक लिंकेज समझ ही गए कि वो इथल लिंकेज जो दो कार्बोहाइड्रेट को आपस में जोड़ के एक नया कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। यहाँ पे C1 और C4 को आपस में जोड़ना है, यानी कि एक यूनिट का C1 और दूसरे यूनिट के C4 को आपस में जोड़ना है। जोड़ना किसका है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का जोड़ना है। कितने, बहुत सारे n नंबर ऑफ बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज आपस में जुड़ेंगे C1C4 से। देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा, ABAB यानी कि अबाव बिलो, और यहां पर 6 कार्बन तो इधर ही रहेगा। बोलो, ये बनेगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनाने, बहुत सारे, ठीक है। C1C4 को आपस में जोड़ना है। दूसरा स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं ऊपर की तरफ, इस तरह से, ठीक है। अबाव बिलो और 6 कार्बन आपका यहां पर रहेगा। ये 6 कार्बन है, हाइड्रोजन, इस तरह से। यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां से क्या करना है मुझे, अब नंबर कर देता हूं, पहले नंबरिंग करके बताता हूं। 1 2 3 4 5 और वो 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, ये 6, ठीक है। अब C1 को और C4 को आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ना है, तो ये C1 ले लेता हूं और ये C4 ले लेता हूं। C1 और C4 में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। इसी तरह से इसका C1 अगर गया है तो अगले से क्या जाएगा, C4 जाएगा, यानी कि यहां से हाइड्रोजन जाएगा,
यहाँ से OH जाएगा C1 से। इस तरह से इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर चलता रहेगा, इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर चलता रहेगा। जितने चाहो उतने स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमें तो सेलुलोज का स्ट्रक्चर छोटा सा बनाना है। 2 या 3 मॉलिक्यूल ले सकते हो बीटा डी ग्लूकोपायरनोस को, उनको कंबाइन करके बना के दिखा दोगे, नंबर मिल जाएंगे। अब देखो कैसे जोड़ना है। यहां से ये वाटर का मॉलिक्यूल मैंने आपको बोला निकाल दो यहां से, इस तरह से, ठीक है। इसको भी मिटा रहा हूं मैं थोड़ी देर के लिए। अब इसको जोड़ कैसे रहा हूं देखना आप। यहां से ऑक्सीजन और यहां से इस तरह से बॉन्ड जोड़ दिया, और यहां पर नीचे की तरफ हाइड्रोजन था, यहां पर हाइड्रोजन। इसी तरह से फिर अगला मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जुड़ता जाएगा, है ना। यहां से इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब कैसे जुड़ेगा आगे की तरफ, यहां से फिर से ऑक्सीजन, यहां से फिर से n नंबर ऑफ यूनिट्स ऐसे जुड़ती चली जाएंगी, ठीक है। और आपको क्या मिल जाएगा, सेलुलोज का स्ट्रक्चर। वापस से देख लो, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बीटा डी ग्लूकोपायरनोस की स्ट्रक्चर से हमने बनाया है सेलुलोज। बात समझ में आ गई। पोज करके ड्रॉ कर लो। अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये कार्बन है, इस कार्बन पे OR है, और ये ऑक्सीजन भी अगली यूनिट के कार्बन से जुड़ा हुआ, यानी कि वो भी OR होगा। तो कभी भी आपको यहां पर हेमी एसिटल लिंकेज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। हालांकि वो मैंने पहले लिख दिया कि ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, लेकिन फिर से दोबारा लिख दिया मैंने, रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं। नोट कर लो आप फटाफट। ये सेलुलोज, ठीक है ना, सेलुलोज पढ़ा दिया मैंने आपको, ये सेलुलोज है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, स्टार्च। सेलुलोज के बाद है हमारे पास स्टार्च। अब जो प्लांट्स होता है, प्लांट के अंदर जितना भी फूड होता है वो किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये किसकी तरह काम करता है, हमारा प्लांट स्टोरेज की तरह काम करता है, प्लांट स्टोरेज की तरह काम करता है, प्लांट स्टोरेज, ठीक है साहब, प्लांट स्टोरेज। अब स्टार्च जो होता है वो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ऑफ, जैसे सेलुलोज किसका पॉलीमर था, बीटा डी ग्लूकोपायरनोस का, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस का पॉलीमर, अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस का पॉलीमर होता है, ठीक है। अब लेकिन यहां पे पंगा है, स्टार्च खुद 2 कंस्टिट्यूएंट से मिलकर बना होता है। एक होता है अमाइलोज और दूसरा होता है अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च के अंदर ये 2 कंस्टिट्यूएंट होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है ये 2 भागों में बटी होती है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक अमाइलोज एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो होता है वो 15 से 20% स्टार्च के अंदर मौजूद होता है, जबकि जो अमाइलोपेक्टिन होता है, अब बचा हुआ जो भी है ना, यानी कि 80 से 85% जो है आपका वो अमाइलोपेक्टिन होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है। जितने अंतर मैं लिख रहा हूं, एवरी अंतर, एवरी डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ऐसे के ऐसे वहां पे डिफरेंस करके लिखना है। 15 से 20% अमाइलोज, 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन, ये वाटर सोल्यूबल है, वाटर इनसोल्यूबल है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो अल्फा डी ग्लूकोपायरनोस की यूनिट्स है वो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होंगी, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ी होंगी, ठीक है। जबकि यहां पर जो है वो 2 तरीके से जुड़ी होंगी, यहां पर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगा और कुछ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होंगे। C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी आपको देखने को मिलेंगे, दोनों टाइप के लिंकेज होंगे, C1C4 भी C1C6 भी। अगला इंपॉर्टेंट, ये जो होगा वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर। और ये हमारा कैसा होगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होगा। ये बात समझ में आती है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर होगा जबकि ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में, जो कि पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे 1 मार्क का क्वेश्चन हो, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो, ये डिफरेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का है तो कोई एक चीज पूछ लेगा, ऑब्जेक्टिव है तो भी कोई एक चीज पूछ लेगा, 2 मार्क्स का है तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस पूछ लेगा। बात समझ में? तो पहले तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। अब हम लोग अमाइलोज बनाएंगे पहले, फिर अमाइलोपेक्टिन बनाएंगे। तो पहले अमाइलोज बना लेते हैं, है ना। ये पोज करके आप लोग नोट कर लो। सबसे पहले अमाइलोज। अमाइलोज आपने देखा कि अल्फा डी ग्लूकोपायरनोज जो होता है उसका पॉलीमर,
और वो किससे जुड़ा है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये तो अभी अपन ने जो सेलुलोज बनाया था उसमें बीटा डी को जोड़ा था, अब अल्फा डी को जोड़ देंगे बहुत सारे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो अल्फा डी को हमें बनाना आना चाहिए बस। अल्फा डी की स्ट्रक्चर कैसी होती है बताओ, BBAB, नीचे OH, BBAB और 6 कार्बन तो हमेशा टॉप पे रहता है इस तरह से। ये 6 कार्बन है, ये आपका 5th कार्बन है, ये 4th कार्बन है, ये 3rd है, ये 2nd है। गलती कर दिया भाई, ये 1st है, 2nd है, 3rd है, 4th है, 5th है, ठीक है। बाकी की वैलेंसी हाइड्रोजन से थोड़ी देर के लिए सेटिस्फाई कर दो। ऐसे 3 लिख लेते हैं, फिर उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे और आपस में कनेक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कि अमाइलोज की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है ना। मैं आपको बिल्कुल जैसे आप लोग ड्रॉ करोगे मैं वैसे सिखा रहा हूँ। मैं तो सीधे सीधे भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरा आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका आना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे करके बता रहा हूँ, जैसे आप करोगे, बच्चों की तरह सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। वही BBAB सर ने ट्रिक बताइए, BBAB लगाओ, ठीक है। ये BBAB ट्रिक लगाई हमने, ये 6 कार्बन है, 5th कार्बन है साहब, बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। नेतागिरी बिल्कुल नहीं करनी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जहां करी नेतागिरी वहीं आपके नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना। फिर तीसरी स्ट्रक्चर फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे, BBAB, यहां पर CH2OH, ठीक है, और यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 और ये 6। 3 बार बना लिया अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज की स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार का चिड़चिड़ापन नहीं। अब मुझे क्या करना है, वाटर के मॉलिक्यूल निकालने। यहां से निकाल लूंगा, यहां से निकाल लूंगा, इस तरह से, बात समझ में आ रही। और C1C4 को आपस में जोड़ दूंगा, इसी तरह से यहां से भी निकल जाएगा और यहां से भी निकल जाएगा। अब मैं इन सबको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। यहां से मिटा दिया साहब, ये मिटा दिया साहब, ये मिटा दिया साहब, और यहां से भी ये मिटा दिया साहब, ठीक है। अब वापस से जोड़ रहा हूं, यहां से ये इस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा होगा। आप दोबारा बनाओगे, पोस्ट करके, ईमानदारी से, ठीक है। एक बार की मेहनत है, अगर ढंग से कर ली तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से ये इस तरह से लिंकेज बाहर निकल रहा होगा, इस तरह से लिंकेज बाहर निकल रहा होगा, n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में ऐसे जुड़ रही होगी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, जो कि कैसा दिखेगा, ये रहा C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये बन गया आपका अमाइलोज का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हो सीधे 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 सारे जुड़ रहे हैं, और सीधे सीधे सारे जुड़ रहे हैं तो कैसा होगा, लीनियर स्ट्रक्चर होगा। कैसा स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर है। अब आप वापस से देखो, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, इस कार्बन पे इधर तो OR है, अगर यहां पे अगर O जोड़ूंगा तो वो अगले ऑक्सीजन, देखो यहां से अगला ऑक्सीजन जो जुड़ रहा है वो सीधे वापस कार्बन से जुड़ रहा है, फिर से ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा वो कार्बन से जुड़ेगा, यानी कि एक कार्बन पे 2 OR आ रहे हैं। 2 OR का मतलब यहां पर हेमी एसिटल नहीं है, हेमी एसिटल नहीं है साहब, तो ये टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, और टॉलरेंस नहीं देगा तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर है, रिड्यूसिंग नहीं होगा। ये कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग। क्लियर। ये था अमाइलोज का स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर। पहले आप यहां तक नोट कर लो एक बार। हाँ भाई, लिख लिया होगा आपने अमाइलोज। अब बात करते हैं अमाइलोपेक्टिन की। देखो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा पहले से बना रखा है, क्योंकि टाइम वेस्टेज वाली बात होती है। फिर अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोपेक्टिन भी बेटा क्या है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ही है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज ही है। बस यहाँ पे फर्क इतना सा है कि यहाँ पे 2 तरह के लिंकेज आपको देखने को मिलेंगे, एक तो C1C4 भी देखने को मिलेगा और एक C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों देखने को मिलेंगे। तो जैसे आप अमाइलोज का स्ट्रक्चर बनाते हो, पहले तो आप अमाइलोज के स्ट्रक्चर बना दो, एक अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना दिया, दूसरा अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना दिया, दोनों अमाइलोज के स्ट्रक्चर को C6 से जोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी अल्फा डी ग्लूको, ये भी अल्फा डी ग्लूको, ये तो अमाइलोज हो गया। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी अमाइलोज का स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन इस अमाइलोज को, इस अमाइलोज से मैंने C1 और ये C6 वाला कार्बन, देख रहे हो, ये C1 और ये C6 वाला कार्बन, इनको भी आपस में कनेक्ट कर दिया मैंने। यहाँ पर कैसा हो रहा है, ये ब्रांचिंग हो रही है C6 पे, ब्रांचिंग एट C6 कार्बन पे ब्रांचिंग है। और यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग दिख रही है आपको, ये C1 C4 के बीच में जो अल्फा लिंकेज दिख रहा है आपको, वो है, ये भी अल्फा लिंकेज है, ये भी अल्फा लिंकेज है। बात समझ में आ रही।
तो ये अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर है, ब्रांचिंग वाला स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, अमाइलोज को आपस में C1 C6 से जुड़ा हुआ है। पोज करके आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्लाइकोजन। अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से पॉलीसेकेराइड्स देख लिए? हम लोगों ने देख लिए सेलुलोज और दूसरा देख लिया हमने स्टार्च। स्टार्च के अंदर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ग्लाइकोजन जो होता है उसको एनिमल स्टार्च भी बोला जाता है। स्टार्च का मतलब क्या? स्टोरेज। तो एनिमल के अंदर जो स्टोरेज का काम करता है वो ग्लाइकोजन करता है। ग्लाइकोजन के अंदर सारा का सारा माल हमारा स्टोर होता है। हमारा मतलब हम भी एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर भी ये किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस। सब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस के ही हैं, बस केवल सेलुलोज जो था वो बीटा डी ग्लूकोपाइरानोस का था। यहाँ पर दोनों तरह के लिंकेज आपको देखने को मिलेंगे, C1 C4 और C1 C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। दोनों तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपको देखने को मिलेंगे और ज्यादा भर भर के मिलेंगे। अमाइलोपेक्टिन से ज्यादा क्रॉस लिंकिंग ग्लाइकोजन के अंदर होती है, ज्यादा टिपिकल टाइप का ये स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर है तो अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस ही, उसकी स्ट्रक्चर तो हम लोग बना ही सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। यहाँ पर CH2, यहाँ पर ऑक्सीजन को इस तरह से छोड़ दिया, हाइड्रोजन, ठीक है। कैसे बनाएंगे? BBAB करके बनाते हैं, बिलो बिलो अबव बिलो, इस तरह से। यहाँ से ये लिंकेज फ्री कर दो, यहाँ से ये लिंकेज फ्री कर दो, हाइड्रोजन लगा दो बाकी की जगह पर, ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। नंबरिंग करके देख लो, 1 2 3 4 5 6। C6 का भी लिंकेज देखने को मिलेगा, C4 का C1 से लिंकेज देखने को मिलेगा, C1 का C4 से लिंकेज देखने को मिलेगा, C1 का C6 से लिंकेज देखने को मिलेगा। n नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ जाएंगी तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होगा। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च के नाम से फेमस है। एनिमल के अंदर जो स्टोरेज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। ये भी एक पॉलीसेकेराइड है जिसमें कोई हेमी सेटल नहीं है, इसलिए ये भी कैसा है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कैसी शुगर है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सारी पॉलीसेकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर ही होती है। बात समझ में आ गई? तो ये नोट कर लो आप पोस्ट कर। तो ये पूरे बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है आपका, जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है, सब कुछ हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग जो भी नया पैटर्न है हमारा टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से, उसके हिसाब से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, वाटर हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज प्रोड्यूस। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस आपको बता रखा है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में पॉसिबल है, और एसिडिक मीडियम में जैसे क्वेश्चन आएगा आपको पोस्ट करना है और खुद से ट्राई करना है। हमेशा तरीका यही रहने वाला है। ये टूट जाएगा बेटा अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस में और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस में। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोस की सिंगल यूनिट मिलेगी, क्योंकि ये डाइसेकेराइड होता है। फ्रक्टोफ्यूरानोस डाइसेकेराइड होता है, तो मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड सिंगल यूनिट। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ईच, है ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कार्बोहाइड्रेट विच इज एन इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट सेल। तो प्लांट सेल का सबसे इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट क्या होता है? सेल वॉल के अंदर जो मौजूद होता है सेलुलोज। सेलुलोज यहाँ पे आंसर हो जाएगा, सी आंसर, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स हैव विच ऑफ द फॉलोइंग लिंकेज। पॉलीसेकेराइड्स में कौन से लिंकेज होते हैं? तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होते हैं पॉलीसेकेराइड्स में, और तो कोई लिंकेज होता नहीं है, तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप, बहुत लॉजिकल से क्वेश्चन है। द मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च आर। मोनोमर यूनिट ऑफ स्टार्च क्या होगी? स्टार्च किससे मिलके बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस का पॉलीमर होता है। अल्फा डी ग्लूकोज या अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस, कुछ भी बोल लो। अब अल्फा डी ग्लूकोज आप ढूंढ लो इसमें से, अल्फा ग्लूकोज, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी इज, अब देखो विटामिन भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो विटामिन सी हमें बताना है कि विटामिन सी क्या होगा। तो बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर जो टेबल दी हुई है उसी से यहाँ पर क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन क्या है कि केमिकल नेम जो है, उनके केमिकल नेम भी हमें याद होने चाहिए। जैसे मैंने टीआरपी वाली ट्रिक बताई थी आपको, विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है, ठीक है। विटामिन B2 आपका राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन B6 आपका पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B12 आपका साइनोकोबाल्मिन होता है। और विटामिन सी आपका क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, एस्कॉर्बिक एसिड, डी ऑप्शन हो जाए। केमिकल नेम हमें पता होने चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ वाटर सोल्यूबल वाइटामिन इज। अब वाटर सोल्यूबल वाइटामिन कौन होंगे? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि एक तो ट्रिक आप ये याद रखो फाड़े क्यू, और एक ट्रिक ये याद रखो WBC। फाड़े क्यू में F का मतलब है फैट सोल्यूबल,
एफ का मतलब क्या है, फैट सोल्यूबल कौन कौन से होंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए, डी, ई, के ये सब फैट सोल्यूबल होते हैं। जबकि डब्ल्यू का मतलब क्या है, वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होंगे, विटामिन बी, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे। अब यहाँ पर देख लो आप, विटामिन सी आपका आंसर आ जाएगा, बी तो दिया नहीं है। क्लियर। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12? तो ये मैंने आपको बताया था, विटामिन B12 का केमिकल नेम जो होगा वो क्या होगा, साइनोकोबालामीन होगा। ठीक है। राइबोफ्लेविन, जैसे विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को बोलते हैं थायामीन। विटामिन B2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पाइरिडॉक्सिन। ठीक है। और विटामिन B12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामीन। इसको याद करने की ट्रिक है टीआरपी, टीआरपी से आप इसको याद रख सकते हो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल अमीनो एसिड? इनमें से कौन सा इसेंशियल अमीनो एसिड है? तो जिन पे स्टार्स लगे हुए थे वो इसेंशियल अमीनो एसिड थे। तो मिथियोनिन आपका इसेंशियल अमीनो एसिड है, बाकी सब नॉन इसेंशियल है। याद होगा तभी कर पाओगे। द फंक्शनल ग्रुप विच इज फाउंड इन अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड नाम से पता चल रहा है जिसमें अमीन होंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। स्ट्रक्चर भी बना के बताई थी आपको, COH होगा, NH2 होगा, एक तरफ हाइड्रोजन होगा, इस तरफ R बदलते जाओगे, नए नए अमीनो एसिड आते जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक COH और एक NH2। तो यहाँ पे COH भी दिया है, NH2 भी दिया है, बोथ A एंड B दोनों होंगे। थायामीन इज हेल्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द बेस। अब जो थायामीन होता है, ठीक है, थायामीन क्या होता है बेटा, DNA और RNA के अंदर जो नाइट्रोजन रखने वाले बेसेस होते हैं वो आपके थायामीन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन ये सब होते हैं। अब थायामीन किसके साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि साइटोसिन तो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और एडेनाइन और थाइमिन आपस में डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एडेनाइन कहाँ दिया हुआ है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है। CG80 वाली बात है, साइटोसिन गुआनिन के साथ और एडेनिन थाइमिन के साथ बनाता है। द पेयर ऑफ बेसेस इन DNA आर हेल्ड टुगेदर बाय। DNA के अंदर साइटोसिन और गुआनिन तो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, और एडेनिन और थाइमिन आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इन DNA द कॉम्प्लीमेंट्री बेसेस आर। तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस का मतलब यह है कि साइटोसिन गुआनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एडेनिन थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, और ये डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो डीएनए के अंदर CG80 प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए के अंदर CGAU। ये मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी। CG80 CGAU सब कॉमन है, T और U का फर्क है, और T डीएनए के लिए और ये आरएनए के लिए। क्योंकि आपकी जो ABCD है अल्फ़ाबेट्स है, उसमें D पहले आता है और अल्फ़ाबेट में T पहले आता है ना। T पहले आता है तो D T के साथ चला जाएगा, R बाद में आता है तो U R के साथ चला जाएगा। ये दोनों उसके बेसिस हैं DNA और RNA के। तो यहाँ पर देख लो साइटोसिन गुआनिन और एडेनिन थाइमिन का आ रहा है, तो एडेनिन के साथ थाइमिन आ रहा है, गुआनिन के साथ साइटोसिन आ रहा है, तो A ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा DNA के लिए। मेरे हिसाब से बात क्लियर है। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसेक्राइड्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से कौन कौन सी बनती है, अभी तो पढ़ाया है ये। लैक्टोज के हाइड्रोलिसिस से आपको मिलेगा बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज प्लस बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। और भी जानकारी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बाकी सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। C1 C4 लिंकेज होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। राइट द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन स्टार्च एंड सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज के बीच में सबसे मेन डिफरेंस स्ट्रक्चर का किस बात का है बताओ। स्टार्च होता है पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, और ये होता है बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। सबसे मेन अंतर तो ये है। दूसरा अंतर क्या है, इसमें C1 C4 ग्लाइकोसिडिक होते हैं और C1 C6 भी हो सकते हैं, भाई अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों होते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही होंगे। तो अंतर बता दिए मैंने आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड। इनमें से कौन डाइसेकेराइड है, तो स्टार्च डाइसेकेराइड है। स्टार्च से क्या बनता है बताओ, स्टार्च डाइसेकेराइड है क्या, पॉलीसेकेराइड, सॉरी पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड, आई एम सॉरी। माल्टोज, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड है, इससे ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलता है हमें। फ्रक्टोज आपका मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज भी आपका मोनोसेकेराइड है।
ठीक है, स्टार्च आपका पॉलीसेकेराइड है। विच ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च इज वाटर सोल्यूबल? स्टार्च के कौन से कंपोनेंट्स वाटर सोल्यूबल होते हैं? तो स्टार्च में वाटर सोल्यूबल जो होता है वो होता है आपका अमाइलोज। अमाइलोज तो वाटर सोल्यूबल होता है और वाटर इनसोल्यूबल होता है आपका अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म पॉलीसेकेराइड्स। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हाइड्रोलिसिस पर 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स देते हैं वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स, मैंने इसकी डेफिनेशन लिखवा दी थी आपको वैसे, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस gives more than 10 monosaccharides, वो आपके क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर, और क्यों इन्वर्ट होती है वो पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन के रूप में लेके बता दिया था, और वो क्वेश्चन आपको मैं दिखा भी देता हूं, इधर देख लो आप। वाई सुक्रोज इज नोन एज इन्वर्ट शुगर, पूरा का पूरा लिखवाया हुआ। ठीक है, इतना सारा पहले का निकालना पड़ा मुझे, अभी तो पढ़ाया इसी लेक्चर में इसलिए निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बेसिकली ईथर लिंकेज होता है जो कि दो कार्बोहाइड्रेट्स को आपस में जोड़ के एक नया कार्बोहाइड्रेट जनरेट करता है। तो उसके बारे में लिख सकते हो ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस ईथर लिंकेज और कोवेलेंट बॉन्ड present in carbohydrate which on hydrolysis breaks down in monosaccharide units। ठीक है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। नेम टू कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। तो एक तो है आपका अमाइलोज, है ना, क्वेश्चन देख के फटाफट आंसर आना चाहिए। दूसरा है आपका अमाइलोपेक्टिन। ये दो कंपोनेंट्स होते हैं स्टार्च के, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? एक बार इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए। हाँ भाई, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, मतलब इससे सस्ता सवाल तो क्या ही हो सकता है कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस क्या देगा, कितनी बार पूछेगा ये सवाल। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज देगा साहब, और बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी देगा, ये देगा। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज का तो अभी बता दिया मैंने, और लैक्टोज का भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ठीक है, नेम द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। वाई सुक्रोज इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। प्रोडक्ट तो बता चुका हूँ सुक्रोज के। सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों नहीं है वो बताता हूँ, क्योंकि इसमें हेमी एसिटल लिंकेज नहीं है, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट डज not contain hemiacetal linkage, hence does not gives tolerance test, therefore non-reducing sugar, क्लियर। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 एक नंबर वाले क्वेश्चन डाल दिए। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में आपको बता चुका हूँ, इन्वर्ट शुगर में आपको बता चुका हूँ, ऑलिगोसेकेराइड्स भी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि दोज कार्बोहाइड्रेट्स
which on hydrolysis gives 2 से 10 monosaccharide units are known as oligosaccharides. एग्जाम्पल, सुक्रोज से G+F बनता है यानी कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है। माल्टोज से 2 G यानी कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनता है। और लैक्टोज से गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर है। ये पूरा आपका चैप्टर खत्म होता है बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।